तो हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं आज का आपका अपना हम एक नया टॉपिक जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कॉम्पैक्ट सा लेक्चर आपको देने वाला हूँ, जिसमें आप बहुत इजीली, ठीक है, सारे पार्ट को आप कवर कर लेंगे विथ फार्मूलाज। ठीक है, बेसिकली मेरा वेटेज क्या रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला आ रहा है क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप बिल्कुल वहां से चीज़ों को लगा पाओगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के इन सभी फॉर्मूले को आप मल्टीपल टाइम लिखिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद इस पे जो क्वेश्चन रहेगा उन क्वेश्चन को लगाइए। आप जितनी बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा आपकी वो आपके अंदर बेस आपका कंप्लीट होगा और साथ में आपका एक ऐसा इनबिल्डिंग हो जाएगी आपके अंदर में कि क्वेश्चन को देखने के बाद आप पता लगा सकते हो, गिवन निकालने के बाद आप पता कर सकते हो कि आप उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, आइए तो एक और आपको टैक्टिक्स देना चाहूंगा, ठीक है, और एक तरीका बताना चाहूंगा कि आप न्यूमेरिकल को कैसे आप ट्रीट करने वाले हो आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसमें क्या क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। गिवन डेटा एक बार लिख लीजिए, आपका कुछ मार्क्स उस पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब उस गिवन जो डेटा आपका दिया हुआ है उस पर आप सोच के जरा याद करिए कि कौन सा फॉर्मूले में ये डेटा आते हैं। जिस फॉर्मूले में तीनों डेटा आता हो या दो डेटा आता हो, वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। कई बार क्या होता है, डेटा दो फॉर्मूले से मैच अप होता है, तो बेसिकली वो दो फॉर्मूला आप यूज करके आप अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बिना किसी देर के हम आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और साइंस का एक ऐसा पार्ट है कि जिसको आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आएगा यार। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छे से करिएगा इस चैप्टर को। समय हमारे पास कम है इसलिए मैं आपको पहले से लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए चार्ज की बात करते हैं तो क्या होता है चार्ज। ठीक है, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का साइन कुछ ऐसा देखते हैं, नेगेटिव चार्ज का साइन कुछ ऐसा देखते हैं। अब इनमें अगर आप देखोगे तो फिर अच्छा ये चार्ज बनते कहाँ पर है, किसी सेल या किसी बैटरी के अंदर आपको बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअली इनके अंदर में दो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और चार्जेस जो होते हैं वो रेपल भी कर सकते हैं। ठीक है, रेपल ईच अदर। अब अट्रैक्ट कब करेंगे, ये जब डिफरेंट चार्जेस होंगे। डिफरेंट चार्जेस होंगे। और रेपल कब करेंगे, जब वो सेम चार्ज होंगे। ठीक है, लाइक अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हो, इसके साथ कोई पॉजिटिव आ जाता है तो ये दूर दूर भागेंगे। एक नेगेटिव आ जाता है, एक पॉजिटिव आ जाता है, दोनों पास पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। ये समझ में आ गया। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला आप एक ही से याद रख सकते हो, बिल्कुल अलग फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, एज वी नो कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, आई क्यू टी। ठीक है, लड़कियां याद रख सकती हैं इसको, आई क्यू टी। पर लड़के क्या करें बेचारे, है ना, कोई बात नहीं है, तुम यू क्यू टी याद कर लेना। ठीक है, आई क्यू टी, यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप क्यू का फॉर्मूला देखो तो आई टी हो जाएगा क्या, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, वेयर इज क्यू क्या होता है, यहां पर क्यू इज व्हाट योर चार्ज। ठीक है, एंड आई इज योर करेंट एंड टी इज योर टाइम। ठीक है, चलिए अब अगर हम करंट की बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज करंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसकी डेफिनेशन देख लो, क्या लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉल्ड करंट। क्या बोल देंगे इसको, करंट कह देंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो आइए इसके लिए जरा एक हम वो बना देते हैं। एक बल्ब बनाया, देखो ये क्या है, बल्ब है, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं। इधर चलो हम एक स्विच बना लेते हैं, देन इधर एक बैटरी बना लो। ठीक है, ये आपस में से कनेक्टेड रहेंगे, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े। ये क्या आपका बैटरी हो गया, बैटरी से ही चार्ज फ्लो करेंगे, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, इसको मान लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा, ऐसा होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और वहीं जो करंट आई का फ्लो होगा वो कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखो। ठीक है, ये करंट का फ्लो है, आई है, आई है, ये आई है। ठीक है,
फिर ये आई है, ठीक है, आई है, आई है, आई है, ठीक है, और ये जाई है, जाई है, जाई है, ठीक है। यहाँ से आगे देखो, फिर डायरेक्शन की बात हमने क्या देखी, डायरेक्शन क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फॉर्मूले की बात कर लें तो क्या होता है, जानता हूं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इनके बारे में ऑलरेडी यहाँ बता दिया, क्यू क्या है चार्ज किया, आई क्या करंट है, टी आपका टाइम है, ठीक है। अब आगे देखो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, व्हाट इज एसआई यूनिट, अरे भैया करंट है तो एम्पियर ही होगा यार, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट के अंदर में आता है तो एम्पियर ही है इसका, ए एम पी ई आर ई एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो डिवाइस टू मेजर दी करंट, अगर ये चीज आपको पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता दूं, आप चीजों को याद कर लीजिए। कौन सी डिवाइस है जिससे आप करंट को मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हो भाई करंट को, मीटर से सर, जो घर में हमारे मीटर लगा रहता है, घर में हमारे बिल आता है 200 यूनिट, 400 यूनिट, 700 यूनिट, और हमारे यहाँ एसी लगा हुआ है, 25,000 रुपये बिल आते हैं हमारे यहाँ, तो कोई बात नहीं, उससे आप डिवाइस नहीं मेजर करते हो, सॉरी दैट इज नॉट अ डिवाइस टू मेजर द करंट, दैट इज बेसिकली योर हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ करंट, ठीक है, वो कुछ और चीजें हैं। आइए देखते हैं आप, तो ये क्या हमारे पास डिवाइस टू मेजर द करंट इज अ मीटर, क्या होता है, अमीटर इज डिवाइस जिसको आप यूज करते हो मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अब ये अमीटर जो होता है हमारे पास में, इसको सीरीज में लगाया जाता है कि पैरेलल लगाया जाता है, ठीक है, सीरीज और पैरेलली, जल्दी बताइए। अमीटर आर अरेंज्ड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जैसे मान लो ये बैटरी दिया हुआ है तो यहीं पे कहीं अमीटर लगा लो, ठीक है, दिस विल बी अमीटर, ठीक है। अब आइए देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वर्क डन, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 प्लेस टू अदर, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 कूलम चार्ज है, इसको पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क लगा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन, ठीक है। जो वर्क डन है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला आपसे पूछे कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या है, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम लग रहा है, तो कैसे बताएंगे जरा बताओ। W इज इक्वल टू क्या बता दोगे यहाँ पे, जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल रहे हो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल रहे हो, कितना वर्क डन लगा रहे हो, तो वर्क डन कितना लगा रहे हो और कितना चार्ज मूव कर रहा है आपका, तो वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ कूलम ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या देते हैं। तो ये बात आ गई समझ में, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ठीक है, कौन सी डिवाइस यूज की जाती है हमारे पास इसको मेजरमेंट करने के लिए, तो यहां हम यूज कर रहे थे अमीटर, और यहां क्या यूज करेंगे हम, जल्दी बताइए, यहां क्या, हाँ एक सेकंड और, इसमें अगर आप याद करो तो हमने करंट में करंट की डायरेक्शन मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वैसे डायरेक्शन यूज करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसी के आगे मैं ये बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको मेंशन कर लीजिएगा आप, डायरेक्शन ऑफ करंट, कोई जो डिवाइस होती है वो होती है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस जिसको आप यूज करते हो इनकी मेजरमेंट के लिए। यहां तक सॉरी बातें आगे समझ में, फिर आगे देखेंगे कि इस डिवाइस को क्या नाम है, इसका है वोल्ट मीटर, ठीक है, क्या नाम है इसका, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब इसको जूल, इसकी अगर मैं आपकी इसके यूनिट पूछूं तो ये क्या हमारे पास वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है, इसकी क्या होती है, चार्ज होती है, तो जूल पर कूलम क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम इसका क्या हो जाएगा, यूनिट आ जाएगी हमारे पास में। यहाँ तक कोई दिक्कत, आइए तो हमने इसकी डिवाइस देख लिया, ये भी देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज दी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमारे पास में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। सपोज यहाँ लोअर पोटेंशियल है तो मूव करके हायर पोटेंशियल के पास में आएंगे। वहीं जो करंट की बात करते हैं तो करंट इसके उल्टे डायरेक्शन में जाती है, आपने पढ़ा हुआ है, इसके उल्टे इलेक्ट्रॉन्स जैसे जाएंगे उसी के अपोजिट में करंट जाएगा। तो अगर ये लोअर टू हायर जा रही है तो ये हायर टू लोअर जाएगी, बिल्कुल यस, ठीक है, तो वही हमने लिखा हुआ है। तो जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस पे।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो किसी एक कंडक्टर के अंदर में, सपोज ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है ऐसे, ये आपका करंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे करंट को फ्लो कराने में, ठीक है, करंट को फ्लो कराने में मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने में या पॉजिटिव चार्ज को आने जाने में, उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रेजिस्टेंस। इसकी असाइनमेंट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, ओम होती है, दैट इज ओम, दिस वन इज ओम। Whereas resistivity of conductor क्या होती है? ठीक है, that means how much resistance can a metal produce or have, मतलब किसी मेटल के पास में कितना रेजिस्टेंस है या वो कितना रेजिस्टेंस दे सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर, जब वो फ्लो करता होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो आप जो रेजिस्टेंस होता है आपको यहां से आपको बताता हूं। फिर रेजिस्टेंस आपका दो तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट और एक होता है हमारे पास, एक पैरेलल अरेंजमेंट होती है और एक होता है पैरेलल और एक क्या बोलते हैं उसको यार, सीरीज। ठीक है, दिस वन इज सीरीज अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में कैसे अरेंज करते हैं और इसको कैसे अरेंज करते हैं, आइए एक सर्किट बनाएंगे अभी। ठीक है, दिस इज योर सर्किट, ये आपका बल्ब बन गया और ये आपकी बैटरी बन गई। ठीक है, बहुत छोटा सा बनाया हुआ समझने के लिए, और चलो इसको यहीं बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन इज योर बैटरी, यहाँ पे आप स्विच या की लगा सकते हो, देन आफ्टर यहाँ एक बल्ब लगा लो। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सर्किट हो गया एक बल्ब जलाने का। आप इसमें रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो, अगर आप इसको पैरेलली लगाना चाहो तो पैरेलली कहाँ लगाओगे? क्या इसके अक्रॉस यहाँ लगा दें? ठीक है, यहां लगा सकते हो, या इससे भी आसान तरीका है, ये तो सर्किट में आपको दिखा रहा हूं, जब किसी रेजिस्टेंस को आपस में, तो सर्किट में आपने देख लिया ना, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में आपने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया और तीसरा ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बी से ऐसे अटैच्ड हैं। आपको दिख रहा है जो R1 है, जो R2 है, जो R3 है, वो पैरेलल अरेंज है। सीरीज की बात कर लेते हैं, तो सीरीज की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस 2 हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस 3 हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी था। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं R1, इसको R2, इसको R3। इनमें अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना पड़ेगा, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आप R इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो यहाँ से। अब रेजिस्टिविटी पे आ जाते हैं। बिल्कुल, तो रेजिस्टिविटी क्या चीज है कि कितना वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, लिखा जाएगा। ठीक है, दिस विल बी रो 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 लेंथ अपॉन एरिया, ये था रेजिस्टेंस के इक्वल या रेजिस्टिविटी के इक्वल। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। R क्या चीज है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? यही आपका रेजिस्टिविटी है। L क्या है? लेंथ, किसका? कंडक्टर का। और एरिया आपको पता ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ए लिख दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। तो आपको दिख रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ये निकल के आ जाएगा, देखो लेंथ आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज से आपकी इनकी मदद से आप रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर अफेक्ट कर सकता है? ठीक है, आइए सबसे पहले हमारे पास में आपको फॉर्मूले से दिख रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ दिया हुआ है, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दिया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दिया हुआ है। तीसरा, ये टेम्परेचर पे करता है।
और चौथा ये हमारे पास में जो मटेरियल, ठीक है, मटेरियल पे भी करता है, ठीक है। जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस ये दे सकता है। लाइक सिल्वर, सिल्वर की सबसे अच्छी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को माना जाता है, ठीक है, सॉरी, सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे कम क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने देखा क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल ऑफ दी सब्सटेंस या कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप यहां से, अगर आप टेम्परेचर, सॉरी क्या नाम है इसका, अगर आप रेजिस्टिविटी बढ़ रही है दैट मीन्स लेंथ भी बढ़ रहा होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो एरिया आपका घट रहा होगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कई बार पूछता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 गुना हो गया तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, या रेजिस्टेंस सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 गुना कम हो गया है तो आपकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, या हाफ हो गया है तो क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे, ठीक है। अब ये चीजें देख ली हमने। नाउ व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, आप इसमें डेफिनेशन मत याद रखिए, मैं जो बता रहा हूं बस वही याद रखिएगा। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो आप सभी को याद होना ही होना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और पढ़ लिए, देखो, ठीक है। क्या यहाँ ऐड कर लें? यस, अभी इसको ऐड करेंगे। तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। आइए, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस, क्योंकि लिखने के लिए आएगा तो डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है आई और आर के प्रोडक्ट में, ठीक है। आर हमारे पास यहाँ के कांस्टेंट टर्म ही, जब इसकी प्रूविंग करते हैं तो कांस्टेंट टर्म में ही आता है, बट हम यहाँ इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाता है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप इंग्लिश में लिखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ठीक है। जितना करंट जा रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट, कई बार क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर आप लिखते नहीं हो तो वो गलत हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसका आपसे प्रूविंग भी पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ ऐसे करके बनानी है। इधर पे एक v की वैल्यू लेनी है और यहाँ पे क्या लेनी है, एक आपको आई की वैल्यू लेनी है और v की वैल्यू लेनी है, ठीक है। आई की वैल्यू एक बार नोट करिए आप, देन v की वैल्यू नोट करिए। ये कुछ आपको ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप एक बॉक्स बना के यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप v की वैल्यू लीजिए और यहाँ पे i की वैल्यू लीजिए। मान लीजिए यहाँ 1 आता है तो यहाँ 2, फिर यहाँ पे अगर 2 आता है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 आता है तो यहाँ पे 6, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने ओम्स लॉ प्रॉपर तरीके से कर लिया हुआ है। हमने सीक्वेंस को, सॉरी रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल भी अरेंजमेंट हमने देख ली हुई है, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूले देखे हुए वो फॉर्मूले क्या थे, आइए। तो हमने यहाँ पे और भी कई सारे फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने देखा एक R1 प्लस R2 प्लस R3 देखा, और एक आर इक्विवेलेंट देखा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 देखा था हमने, ठीक है। ये क्या था, ये पैरेलल के लिए था और ये क्या था, सीरीज के लिए था। फिर हमने पांचवा फॉर्मूला क्या देखा, हमने देखा फिर हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट और रेजिस्टिविटी की यूनिट अलग अलग होती है यार, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, यहां से अगर आप इसको अरेंज करके देखो क्या होता है, देखो R इज इक्वल टू दिया हुआ आपके पास रो L बाई ए होता है। आप क्या इसको इधर भेज सकते हो, इसको इधर भेज सकते हो, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखो दिस विल बी, इसको दिस विल बी रो L बाई ए है, देन दिस विल बी R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। कैसा कह सकते हो, ये क्या है आपका, जरा बताइए। ये रेजिस्टेंस है दैट मीन्स ओम हो जाएगा क्या, ये एरिया है तो क्या ये मीटर स्क्वायर होगा क्या, ये लेंथ है ये भी मीटर ही होगा क्या, तो ओम मीटर कह सकते हो क्या, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर आपका हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, ठीक है।
ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी, या तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, सॉरी रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस विल बी रो एल बाई ए। ठीक है, आप इनमें सभी सभी चीजों को जानते हो, रो क्या है, एल क्या है, ए क्या है, आर क्या है, सब आपको पता है। देन हमने एक फॉर्मूला देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला, दैट इज फिफ्थ वन, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला देखे, हमने एक आई का फॉर्मूला देखा, वी के दो फॉर्मूले देखे हुए हैं। ठीक है, बट दिस इज ओम्स लॉ एंड दिस इज से पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल दिया हुआ है, एक चार्ज को इधर ले जाने वाला। ठीक है, रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले देखे। ठीक है, कि जब वो सीरीज में होंगे, जब वो पैरेलल होंगे। देन हमने रो का फॉर्मूला, ठीक है, आप चाहो इनको अरेंज भी करके लिख सकते हो यहाँ से, दिस विल भी क्या हो जाएगा आपका, इसको फिर से वही सेम चीज करोगे, देन आर इंटू ए मतलब एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू रो। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दो अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे आपके बन गए। ठीक है, फिर हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली हुई हैं अब। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ओम्स लॉ हमने कर लिया है खत्म। अब हम लगभग चैप्टर में मैक्सिमम चीजें कर चुके हैं, बहुत कम ही चीजें बची हुई हैं हमारी। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट एट विच एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी रेट से, ठीक है, या कितना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है। लाइक यहाँ बिल जो लाइट चल रहे हैं, पंखा चल रहे हैं, ये बाकी जो लाइटिंग हुई है, या जो एसी चल रहा है, ठीक है, या जो फ्रिज चल रहा है, ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, क्या इन सभी का कुछ ना कुछ तो कंजप्शन आता होगा हमारे घर में। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या इलेक्ट्रिक पावर देखना है। ठीक है, समझ में आया कि क्या कितने रेट से कंज्यूम हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है, कितने रेट से कंज्यूम हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा पावर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई होता है। क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इनटू करंट। P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या। अगर मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पे V की वैल्यू आप कुछ लिख सकते हो, यस बिल्कुल लिख सकते हो। एज वी नो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, एंड I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं एक बार V इज इक्वल टू आई आर लिखूं, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू V आई आर इंटू आई, देन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ऐसा लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल। यहाँ देखिएगा बात, ठीक है, अगर मैं आपको ये वैल्यू दिखाऊं, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू आई आर पुट कर रहा हूं, देखो क्या पुट किया मैंने, V इज इक्वल टू आई आर पुट किया, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर आपका बन के चला आया। नाउ अगर मैं इसी V इज इक्वल टू आई आर से I की वैल्यू निकाल लूं, दिस विल बी V अपॉन R इज इक्वल टू आई हो जाएगा क्या, यस बिल्कुल हो सकता है। तो आइए इसमें एक बार पुट कर देते हैं इसको, देन P इज इक्वल टू V इंटू आई था, देन हमने I की वैल्यू निकाली है, तो P इज इक्वल टू V इंटू V बाई आर आपका हो जाएगा। देखो तो क्या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बन रहा है, यस, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, और पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई भी हो सकता है। आई थिंक इन सभी टर्म से आप बिल्कुल यूज्ड टू होंगे। पावर हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस करंट हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और पावर हो गया। तो आपको यहाँ से पावर के 3 फॉर्मूले मिले अभी। ठीक है, पांचवी चीज, पावर का आपने फॉर्मूला देखा यहाँ पे, और कितने फॉर्मूले देखे, ये 1 2 3 3 फॉर्मूले देखे पावर के ही। तो सबसे पहला आपने क्या देखा, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई, देन आपने पावर इज इक्वल टू क्या देखा, आई स्क्वायर आर देखा, ठीक है, देन पावर इज इक्वल टू क्या देखा आपने, फिर ये वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर। जो डेटा दिया होगा उस डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे निकाल लोगे, बिल्कुल ठीक है। अब जो अगला पार्ट हमारे पास में है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी हमेशा क्या हो, जनरली ई को जो होता है हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या पावर इनटू टाइम कर सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू
जो कितने पावर का कोई बल्ब है, कितने जो टीवी कितने पावर का है, फ्रिज कितने पावर का है और कितने समय तक चला रहे हैं उसको, इससे आपकी एनर्जी निकल के आ जाएगी। और इस एनर्जी को आप किस में रखोगे, किलो वॉट आवर में रखोगे। किस में रखोगे, किलो वॉट आवर में रखोगे। पावर आपने निकाल लिया हुआ है, टाइम आप दो दिया रहेगा, पावर नहीं भी दिया तो पावर यहाँ से निकाल सकते हो तीनों फॉर्म में से कोई भी चीज डेटा यूज करके, ठीक है। अब जो आपके घर में जो बिल आता है, ठीक है, उसको आप कैसे मेजरमेंट करोगे, आपको उसके लिए ये डेटा याद होना चाहिए कि आपके घर में मान लीजिए 200 बिल आ रहा है, 200 यूनिट बिल आ रहा है या 500 यूनिट बिल आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आर के इक्वल होता है। तो बिल मेजरमेंट के लिए क्या करोगे आप पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, और इससे आप प्राइस ऑफ 1 यूनिट या रेट ऑफ 1 यूनिट आप कर सकते हो। यहाँ पे रेट ऑफ 1 यूनिट का आप वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपके घर में कितने बिल आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज को आप ऐसा एक अप्लायंसेस आप यूज कर लेंगे, ठंडी चल रही है अभी, तो ठंड में हम क्या करते हैं, हीटर ऑन करते हैं। तो हीटर में जब हम करंट देते हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा होती है, दैट मीन्स उनके रेजिस्टेंस भर भर के बहुत ज्यादा होता है। तो जिनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है वो उतना ही करंट को होल्ड कर पाएंगे, जितना करंट को होल्ड किया जाएगा उतना ही वो कोलाइड करेंगे, जितना कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स आपस में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना हीट बाहर निकलेगा। तो उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां से फॉर्मूला आपका क्या बन के आएगा, जो फॉर्मूला बन के आता है वो है आई स्क्वायर आर टी। क्या बन के आएगा यहाँ पे, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आपके यहां से याद रखेंगे ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये तो सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं इसको यार, सेफ्टी डिवाइस ना। व्हाट इज सेफ्टी डिवाइस। अब कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कुछ आपने सुना होगा अपने अगल बगल में, जिनके यहाँ बहुत पहले होता था, अब तो नहीं होता है ऐसा, ठीक है। हम लोग के टाइम में तो अब ऐसा कुछ दिखता नहीं है, बट बेसिकली अगर अपने आप पेरेंटल जनरेशन में जाके देखेंगे या आई थिंक 10 to 15 ईयर्स बैक अगर आप पता करेंगे चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि पहले पूरे घर के जितने अप्लायंसेस रहते थे वो सारे के सारे जल जाते थे। बिल्कुल क्यों, क्योंकि घर में फ्यूज नहीं लगा रहता था, एमसीबी नहीं रहती थी। उससे होता क्या है कि जो हम एमसीबी घर में यूज करते हैं वही होता है हमारा सेफ्टी डिवाइस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये कुछ दिखता है इस तरीके से, ठीक है। एक रॉड टाइप का होता है, यहाँ पे एक स्पॉट दिया होता है, यहाँ पे 2 स्पॉट दिए होते हैं। इनमें एक अलावा यहाँ पे रखा जाता था, ठीक है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे आप ले लो नाइक्रोम वायर, बहुत ज्यादा करंट दोगे तुरंत वो कट से टूट जाएगा वहां से, ठीक है। लाइक कई बार क्या होगा, हीटर जो ऐसे रोल करके आता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके लगा रहता है कई बार, या ऐसे ऐसे करने वाला जो हीटर लगा रहता है, वो कई बार अब बहुत ज्यादा करते करते गर्म होते 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 अचानक से टूट जाता है। आप बल्ब का भी देख सकते हो, बल्ब में जो टंगस्टन यूज किया जाता है बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है उसकी, बट एज फार एज वी नो कि जो पहले वो जो टंगस्टन वाले बल्ब आते थे फ्यूज हो जाते थे। कैसे फ्यूज होता था, वो वायर, ये टंगस्टन वायर उनका बीच से टूट जाता था, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो ज्यादा होती थी बट हीट ज्यादा गर्म होने की वजह से वो मेल्ट होकर टूट जाते थे, ठीक है। यही आपका कंप्लीट चैप्टर है, इससे ज्यादा आपके चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सारी चीजों को मैंने आपको करा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिए और सारी चीजें करिए। मैं इसके क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।